एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे जूलॉजी के हों, बायोटेक्नोलॉजी के हों, केमिस्ट्री के हों, 11वीं-12वीं का कोई जूलॉजी का बायो का बच्चा ये वीडियो देख रहा हो, साधारण बीएससी का हो, कोई भी बच्चा जो बायोलॉजी के ग्रुप से जुड़ा है, वो डीएनए और डीएनए रेप्लिकेशन, ये दोनों उसके लिए सदैव इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए को जानना मतलब किसी भी बायो के स्टूडेंट के लिए मैं समझती हूँ अपने नाम को जानने बराबर होता है। जितने अच्छे से हम अपना नाम और एड्रेस बता सकते हैं, उतने ही अच्छे तरीके से हमें डीएनए के बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए अगर हम बायो ग्रुप के स्टूडेंट हैं तो। देन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का स्ट्रक्चर और डीएनए के फॉर्म्स, ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। आई होप आपको समझ में भी आए होंगे, है ना। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थी। अब आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल डिवीज़न हम ले लें, या जो हेरिडिटी का ट्रांसमिशन होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, और सेल के पूरी डिवीज़न के हिसाब से बात कर लें, तो डीएनए रेप्लिकेशन एक बहुत ही अत्यंत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है उसको हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन, डीएनए रेप्लिकेशन, स्टेप्स, मैकेनिज्म, एंजाइम्स और प्रोटीन कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये भी हम देखेंगे, है ना। तो इन सब बातों को हम एक एक करके जो है वो देखते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करें इंट्रोडक्शन की। तो डीएनए जो है बेसिकली, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि डीएनए जो है वो क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि 3 कंपोनेंट से मिलके बनता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, एक फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक नाइट्रोजनस बेस होता है। आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई पूछे कि डीएनए क्या है, तो सबसे पहले आप बोलेंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन से बना है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोसाइड में जब हम फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोसाइड क्या है, एक शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, यानी एडेनाइन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स जिनको हम कहते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजनस बेस में शुगर जोड़ दें तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड, और अगर हम न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें तो बनेगा न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दें तो हमारा डीएनए बन जाएगा। यानी डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म है, और ये न्यूक्लिक एसिड के पॉलीमराइजेशन से बनता है, ठीक है। अब मैंने आपको शुरू की वीडियोस में एक बात और बताई है कि डीएनए जो है वो जीन कंटेन करता है। जीन जो है वो हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, और अल्टीमेट कंट्रोलर जो हेरिडिटी का है हमारी बॉडी में वो जीन है। और वो ट्रांसमिट कैसे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन से। और मैंने आपको ये भी बताया कि डीएनए के कंट्रोल से एमआरएनए, डीएनए की डायरेक्शन से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहलाता है। और ओवरऑल जो यात्रा है डीएनए से प्रोटीन बनने तक की, वो सेंट्रल डॉग्मा कहलाती है। ओके अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है स्टेप होता है, वो होता है डीएनए रेप्लिकेशन। आप लोगों ने अगर सेल डिवीज़न पढ़ा हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो सेल डिवीज़न होता है उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जब हम क्रोमोसोम का डायग्राम माइटोसिस में बनाते हैं और जब इंटरफेज में बनाते हैं तो वो लंबे लंबे क्रोमोसोम बनाए जाते हैं, और वही क्रोमोसोम जब हम प्रोफेज में बनाते हैं तो छोटे और थिक क्रोमोसोम बनाते हैं, है ना। तो ये फ़र्क, इंटरफेस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम कहलाते हैं, लंबे जो होते हैं, और फिर वो प्रोफेस में आके क्रोमेटिन कहलाते हैं। खैर ठीक है, वो मैं इसलिए समझा रही थी कि जो इंटरफेस होता है सेल साइकिल का, माइटोसिस से पहले जो रेस्टिंग फेज होता है, इंटरफेज होता है, उसके 3 फेजेस होते हैं, है ना। G1, G2, G1S, G2, ये 3 फेज होते हैं। जो S फेज होता है ना, सिंथेटिक फेज, उसमें होता है डीएनए रेप्लिकेशन। यानी माइटोटिक डिवीजन से पहले इंटरफेस का जो एस फेज होता है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है सेल डिवीजन के लिए। यदि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा तो सेल डिवीजन भी प्रॉपर नहीं होगा।
ओके देन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें सेमी कंजर्वेटिव तरीके से होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट स्ट्रैंड होगा और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। ठीक है, जो डॉटर स्ट्रैंड है मतलब डीएनए एक डबल हेलिक्स होता है, हमने कल भी पढ़ा था। ये डबल हेलिक्स पहले सिंगल हेलिक्स में कन्वर्ट होगा और एक स्ट्रैंड जो है वो पुराना स्ट्रैंड के बेसिस पे जो है एक नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होगा। तो जब हम डीएनए देखेंगे तो एक स्ट्रैंड उसमें पुराना स्ट्रैंड होगा और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। तो इसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड। ठीक है, यानी कि पुराने स्ट्रैंड का इस्तेमाल करके जो पेरेंट स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है और उससे न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है। ये पूरा जो प्रोसेस है ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें कई प्रकार के जो एंजाइम्स हैं वो भी लगते हैं और कई प्रकार के जो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं वो भी लगते हैं इसके अंदर। प्रोटीन्स और एंजाइम्स से सजा हुआ ये बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, तो पहली बात आपको क्लियर हो गई, ये इंटरफेस के एस फेस में होता है डीएनए रेप्लिकेशन, यहाँ से ये बात इंपॉर्टेंट है। देन दूसरा है किस मोड से होता है, तो ये सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है यूकेरियोट्स के अंदर। ठीक है, अब यदि मैं आपको पूरे प्रोसेस की बात करूं तो डीएनए रेप्लिकेशन को हम 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करें इनिशिएशन के प्रोसेस की। देखिए, इनिशिएशन का मतलब होता है कि डीएनए जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो इनिशिएट होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। सबसे पहले जो एंडोन्यूक्लियस ग्रुप ऑफ एंजाइम है वो एक निक क्रिएट करते हैं। एक निक, एक छोटा सा टुकड़ा लगता है जिससे कि ये जो फोक है ये टूटता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। उस पॉइंट पे जहाँ निक लगता है, जहाँ से ये डीएनए टूटने की शुरुआत होती है, उस पॉइंट को हम कहते हैं ओरी पॉइंट। ठीक है, ओरी पॉइंट जो है वो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर सिंगल ओरी पॉइंट होता है, जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर मल्टीपल ओरी पॉइंट्स पाए जाते हैं। कुछ इनिशिएटर प्रोटीन्स होते हैं और कुछ एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली एंडोन्यूक्लियस होते हैं, जो कि डीएनए के पर्टिकुलर पॉइंट पे निक लगाते हैं। और जिस पॉइंट पे निक लगता है, जहाँ से डीएनए के टूटने की शुरुआत होती है, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरी पॉइंट। ठीक है, अब ये याद रखना कि ओरी पॉइंट पे निक लगने से ये जो फोक क्रिएट होता है, यहाँ जो ये आपको फोक दिख रहा है आधा खुला हुआ और आगे अच्छे से दिखेगा, एक वाई शेप्ड फोक क्रिएट होता है। इस फोक को कहते हैं, ये फोक को कहते हैं हम रेप्लिकेशन फोक। ठीक है, रेप्लिकेशन फोक। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर एक एंजाइम आता है डीएनए हेलिकेस। एंडोन्यूक्लियस ने निक लगा दिया। अब डीएनए क्या है, कैसा है, वो चूड़ी वाला एक गेम खेलते थे ना हम बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा। जब मैं छोटी थी तो वो एक चूड़ी वाला गेम खेलते थे जिसको खींचते थे और वापस से चूड़ी एक दूसरे के पास आ जाती थी। जितनी देर आप खींचोगे उतनी देर वो इलास्टिसिटी शो करेगा और जैसे ही छोड़ोगे वो चूड़ी वापस से पास में एक दूसरे के आ जाती थी। तो ठीक वैसा ही डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ये जैसे पहले के ज़माने में जो पिक्चर हॉल होते थे वैसे राउंड 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 सीढ़ियों वाला स्ट्रक्चर, हमें जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाया भी जाता था तो कहा जाता था कि वो गोल गोल सीढ़ियाँ होती है ना, वैसा स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे ही निक लगा है ना, ये देखो आपको इस डायग्राम से और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, जैसे ही निक लगा, निक लगते ही एकदम वो स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर गए। ठीक है, और स्ट्रैंड्स को अनवाइंड करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे डीएनए को ऐसे घुमावदार डीएनए को खोलना पड़ेगा। ये जो फोक क्रिएट हुआ ना, मैं ऊपर बता रही थी, जो फोक बना है ये वाई शेप फोक, इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फोक। निक लगाने का काम एंडोन्यूक्लियस करेगा और इसके इस घुमावदार स्ट्रक्चर को अनवाइंड करने का काम डीएनए हेलिकेस करेगा। ठीक है, अनवाइंड करने का काम कौन करेगा, डीएनए हेलिकेस करेगा। ठीक है, अब डीएनए हेलिकेस अनवाइंड तो कर देगा, लेकिन जो चीज़ें एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं, कभी चुन्नी खरीदी मार्केट में, वो जो बिल्कुल ऐसी राउंड 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 वाली आती है, उसको भी अगर तुम खोलोगे ना तो वो भी वापस उसमें वो राउंड राउंड वाले रिंकल्स तुम्हें दिखेंगे, वो एक दूसरे से जेल करेगी। प्रेस करना पड़ता है चुन्नी पे भी ताकि वो रिंकल्स ना हो। उसी प्रकार से डीएनए है।
बिल्कुल राउंड है, डबल हेलिक्स है, निक लग गया एंडोन्यूक्लियस से, स्ट्रैंड अलग कर दिए डीएनए हेलिकेज से, लेकिन फिर से इन स्ट्रैंड्स में क्षमता है एक दूसरे से बाइंड होने की। तो वो बाइंड ना हो ये रोकने के लिए कौन होगा? एसएसबीपी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। उसका काम ही ये है कि ये जो हेलिकेज ने स्ट्रैंड खोले हैं ना, ये एक दूसरे से बाइंड ना हो। ठीक, कौन कौन सा एंजाइम मैंने अभी तक बोला? निक कौन लगाएगा? रेप्लिकेशन फॉर्क की शुरुआत ओरिजिन पॉइंट पे जाके, ओरी पॉइंट पे जाके निक कौन लगाएगा? एंडोन्यूक्लियस। अनवाइंड कौन करेगा हेलिक्स को? डीएनए हेलिकेज। ठीक है, जो हेलिक्स के अनवाइंड होने से एक टेंशन रिलीज हो रही है, उस एक टेंशन जो क्रिएट हो रही है ताकि जिससे कि हेलिक्स जो है फिर से एक दूसरे से न जुड़े। हेलिक्स को एक दूसरे से जुड़ने से कौन रोकेगा? एसएसबीपी प्रोटीन। और ये जो टेंशन क्रिएट हो रही है, जो अलग कर रहे हो आप जुड़ी हुई चीज़ों को, उससे जो टेंशन क्रिएट हो रही है, उस टेंशन को रिलीज कौन करेगा? टोपो आइसोमरेज ग्रुप का एक एंजाइम डीएनए गायरेस। ठीक है, ये 4 नाम डीएनए की इनिशिएशन से जुड़े हैं। जो बच्चे नेट स्लेट की तैयारी कर रहे हैं, एमएससी बायोटेक के एंट्रेंस की, जेएनयू की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये यूनिवर्सल टॉपिक है, जितनी क्लासेस में पढ़ाती हूँ सब में है ये टॉपिक। तो जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ तैयारी कर रहे हैं, ये 4 एंजाइम, ये 4 चीज़ें आप याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। ओरी पॉइंट क्या है ना, जहाँ से निक लगाता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। निक लगाने से जो फोक क्रिएट हुआ, जो मैंने आपको नीचे ये डायग्राम में दिखाया था, ये वाई शेप रेप्लिकेशन फोक कहलाता है। निक किसने लगाया? एंडोन्यूक्लियस ने। ये हेलिक्स को अनवाइंड किसने किया? डीएनए हेलिकेज ने। ठीक है, उसके बाद अनवाइंड हुए हुए डीएनए वापस से एक दूसरे से बाइंड ना हो, ये किसने देखा? एसएसबीपी प्रोटीन ने। और लास्ट में ये जो अनवाइंड होने से टेंशन क्रिएट हुई, इस टेंशन को किसने रिलीज किया? टोपो आइसोमरेज ग्रुप के एक एंजाइम डीएनए गायरेस में। ठीक है, डीएनए गायरेस में। हम जब स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ाते हैं तो हम इकोलाई का मॉडल लेके चलते हैं। मैं जो आपको स्टैंडर्ड डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस बता रही हूँ, ये प्रोकैरियोट्स में बता रही हूँ। हालांकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में थोड़ा सा ही अंतर है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये एक जनरल प्रोसेस रेप्लिकेशन का हम लोग प्रोकैरियोट से ही पढ़ते हैं, और फिर जो डिफरेंसेस हैं उन्हें हम लास्ट में सम अप कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 एंजाइम्स आपको याद होने चाहिए। ये इनिशिएशन हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर 2 स्ट्रैंड्स देख सकते हैं। जैसे ही इनिशिएशन हुआ, यहाँ पे ये एक बबल फॉर्मेशन भी हुआ है ना, और रेप्लिकेशन फोक जो है वो प्रोसीड करेगा। अब ये ओरी पॉइंट बन गया। अब रेप्लिकेशन फोक यहाँ पे तुम देख सकते हो कि बिल्कुल तैयार है। एक बात याद रखना कि सदैव डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो 5' 3' डायरेक्शन में होगा। और आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक 5' 3' डायरेक्शन में और दूसरा 3' 5' डायरेक्शन में, लेकिन डीएनए का सिंथेसिस सदैव 5' 3' डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, तो इनिशिएशन हो गया। इनिशिएशन तुम समझ गए कैसे हुआ, कि किस तरह से जो एंजाइम है उसने निक लगाया, डीएनए हेलिकेज ने अपना काम किया, अनवाइंड कर दिया, एसएसबीपी ने स्टेबलाइज किया, और डीएनए गायरेस ने जो है वो टेंशन रिलीज कर दी। अब इनिशिएशन के बाद क्या होगा? जो डीएनए पॉलीमरेज है वो अपना एक्शन शुरू करेगा, और यहाँ पे छोटा सा रोल आरएनए प्राइमर भी प्ले करेंगे। अब देखो, हम देखते हैं क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और थोड़ी सी आप चाहो तो एक प्रोटीन और याद रख सकते हो। एक फैक्टर है डीएनए ए। ये जो बबल फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोटीन होता है डीएनए ए, जो कि 20 से 50 मोनोमर का होता है, जो कि ओरी साइड से बाइंड करता है और डबल हेलिक्स के सेपरेशन में मदद करता है। मतलब जहाँ एसएसबीपी प्रोटीन मदद करता है स्टेबलाइज करने में अलग हुए हेलिक्स को, तो हेलिक्स के सेपरेशन में हेलिकेज के साथ कौन मदद करता है? डीएनए ए, एक स्पेशल प्रोटीन होता है, वो भी मदद करता है। ठीक है, इनिशिएशन हो गया, हम समझ गए ये, है ना। अब देखिए इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होगा कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो आकर जुड़ेंगे एक एक करके। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो होता है
वो न्यू जो डॉटर स्ट्रैंड बन रहा होगा उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करेगा, ठीक है। उसका काम है न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना। डीएनए पॉलीमरेज इज एबल टू सिंथेसाइज अ न्यू स्ट्रैंड दैट मैचेस द टेम्पलेट बाय एक्सटेंडिंग द प्राइमर वाया द एडिशन ऑफ फ्री न्यूक्लियोटाइड्स टू दी 3' एंड, ठीक है। जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा और फ्री न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा 3' एंड पर, ठीक है। फ्री न्यूक्लियोटाइड्स का 3' एंड पर एडिशन करेगा, ठीक है। अब वन ऑफ द टेम्पलेट्स रीड इन 3' to 5' डायरेक्शन, देयरफॉर डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट सिंथेसाइजेस द न्यू स्ट्रैंड इन दी 5' 3' डायरेक्शन विच इज़ दी लीडिंग स्ट्रैंड। देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जो सिंथेसिस होगा डीएनए के नए स्ट्रैंड का वो सदैव 5' 3' डायरेक्शन में होगा। तो होगा क्या कि 3' एंड के ऊपर ये जो है न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा और जो ओरिजिनल स्ट्रैंड है हमारा वो 3' 5' की डायरेक्शन में है। तो इसलिए जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज करेगा 5' 3' डायरेक्शन में, और एक स्ट्रैंड जो है वो डीएनए पॉलीमरेज बिल्कुल कंटिन्यूसली सिंथेसाइज कर देगा। तो जो स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूस सिंथेसाइज होगा उसको हम कहेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक स्ट्रैंड जो है उसमें कंटिन्यूस न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं और वो कंटिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा है 5' 3' डायरेक्शन में, उस स्ट्रैंड को हम कह रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। कौन करेगा रोल, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मैं डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की बात कर रही हूँ, मैं बैक्टीरिया के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रही हूँ, जहाँ 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज काम करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है उसका काम है न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करना, ठीक है। अब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब वो बेसिक स्ट्रैंड, वो पेरेंटल स्ट्रैंड जिसके सहारे जो है वो रेप्लिकेशन हो रही है, जिसके हिसाब से सामने बेस पेयर्स ऐड हो रहेंगे। आप जानते हैं कि अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पर एडिनाइन है तो सामने थायामीन ही आएगा, अगर टेम्पलेट स्ट्रैंड पे गुआनिन है तो सामने साइटोसिन ही आएगा, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो डीएनए प्राइमर्स है वो सिंथेसाइज करेगा। अच्छा, ठीक है, देखिए एक स्ट्रैंड पहले समझ लीजिए, फिर हम अगले स्ट्रैंड की बात करते हैं। एक स्ट्रैंड मैंने आपको बताया कि 5' 3' की डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो इस स्ट्रैंड को पूरी तरह से कंटिन्यूसली सिंथेसाइज करेगा, कंटिन्यूसली जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उन्हें ऐड करता जाएगा, और जिस स्ट्रैंड का सिंथेसिस कंटिन्यूसली होगा उसे हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। वहीं पर जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है उसे फ्री 5' एंड मिलेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज का एक प्रॉब्लम होता है कि वो न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो मतलब डायरेक्टली 5' एंड पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड नहीं कर पाता, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स को वो 5' एंड पर ऐड नहीं कर पाता डायरेक्टली, और डीएनए का सिंथेसिस 5' 3' डायरेक्शन में ही होगा, 3' 5' में नहीं हो सकता। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को यहाँ मदद लेनी पड़ती है आरएनए प्राइमर की और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की। तो होगा क्या कि जो लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा उसके सामने वाली जो साइड होगी वहाँ पर आरएनए प्राइमर जो है वो शुरू करवाएंगे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन, वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे और वहाँ पर आरएनए प्राइमर जो है वो एडिशन शुरू कराएंगे न्यूक्लियोटाइड्स का। और जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को रास्ता मिलेगा, 5' एंड मिल गया, वैसे ही वो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वो टेक ओवर कर लेगा और आरएनए के जो एंजाइम होगा आरएनए पॉलीमरेज उसे किक ऑफ कर देगा, उसे वहाँ से हटा देगा और डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन चालू कर देगा। यानी ये जो लीडिंग स्ट्रैंड के सामने वाला स्ट्रैंड है, यहाँ पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यूस न होकर छोटे छोटे टुकड़ों में होगा। इन छोटे टुकड़ों को कहा जाता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। इन छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। दी अदर टेम्पलेट 5' to 3' is elongated in anti-parallel direction by the addition of short RNA primer which are filled with other joining fragment forming the newly formed lagging strand, ठीक है। और ये जो स्ट्रैंड है जहाँ डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, जहाँ टुकड़ों में ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स सिंथेसाइज होते हैं, इस स्ट्रैंड को कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और इन फ्रेगमेंट्स को कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। द सिंथेसिस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड इज डिसकंटिन्यूस सिंस द न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड इज डिजॉइंट। और ये मतलब टुकड़ों में सिंथेसिस होता है, इसलिए इस सिंथेसिस को हम डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस कहते हैं। एंड
DNA polymerase third has a 3-5' exonuclease activity, hence it can also proofread the error। ठीक है, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि प्रूफ रीडिंग करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है DNA पॉलीमरेज थर्ड में। पर इस स्ट्रैंड के लिए आप इतना याद रखिए कि होता क्या है कि टुकड़ों में सिंथेसिस होता है लैगिंग स्ट्रैंड का, और यहाँ DNA पॉलीमरेज फर्स्ट एक बार लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाए, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट सिंथेसाइज हो जाए, तो वो जैसे ही DNA पॉलीमरेज फर्स्ट को रास्ता मिलेगा वो धक्का दे देगा RNA प्राइमर को कि बस ठीक है तुम्हारा काम हो गया, अब तुम बाहर हो जाओ, और वो खुद टेक ओवर कर लेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना चालू कर देगा और जितने भी RNA प्राइमर हैं उनको रिमूव कर देगा, और एंड में DNA पॉलीमरेज फर्स्ट और DNA लाइगेस ये दो एंजाइम मिलके इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देंगे। हालांकि कभी कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आए कि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन कौन करता है, तो सीधी जवाब में इसका आंसर DNA लाइगेस होता है ना, लेकिन DNA पॉलीमरेज हेल्प करता है उसकी RNA प्राइमर्स जो यहाँ पर शुरुआत करते हैं न्यूक्लियोटाइड एडिशन की उनके रिमूवल में, यानी DNA पॉलीमरेज RNA प्राइमर्स को रिमूव करेगा और DNA लाइगेस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। ठीक है, यहाँ आपके पास कौन सा एंजाइम हो गया, ये ध्यान रखिएगा। DNA पॉलीमरेज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करवाता है, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जब बन जाते हैं तो जो RNA प्राइमर्स इनकी ज़रूरत नहीं होती उनको रिमूव करवाने में मदद करता है। DNA लाइगेस बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, DNA लाइगेस क्या करता है, ज्वाइन करता है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को। बिल्कुल क्वेश्चन बनता है कि DNA लाइगेस जो है उसका रोल क्या है, बहुत जगह ये क्वेश्चन आता भी है, तो उसका रोल है ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स ज्वाइन हो गए, लीडिंग स्ट्रैंड हो गया। ये आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि एक स्ट्रैंड जो DNA का सिंथेसिस है 5'3' डायरेक्शन में होगा, एक स्ट्रैंड जो है वो लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा जिसपे कंटिन्यूस सिंथेसिस होगा, और लीडिंग स्ट्रैंड के सामने वाला जो स्ट्रैंड है वो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, क्योंकि इस पर सिंथेसिस कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि DNA पॉलीमरेज डायरेक्टली जो है 5' एंड्स के सहारे न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको RNA पॉलीमरेज RNA प्राइमर RNA के छोटे टुकड़ों की मदद लेनी पड़ेगी। तो RNA के छोटे टुकड़े जुड़ जुड़ के न्यूक्लियोटाइड ऐड करना शुरू करेंगे। जैसे ही DNA पॉलीमरेज को रास्ता मिला वो RNA प्राइमर को बोलेगा कि थैंक यू वेरी मच, आपका काम हो गया, आप चले जाइए, और RNA प्राइमर को धक्का दे देगा और न्यूक्लियोटाइड का एडिशन शुरू कर देगा। फिर जब टुकड़ों में ये टुकड़े बन जाएंगे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के, तो DNA पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करेगा कि न्यूक्लियोटाइड्स जो RNA प्राइमर्स थे उनका रिमूवल करवा देगा और DNA लाइगेस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा। और यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी और बता देती हूँ DNA पॉलीमरेज थर्ड की, जिसका कि मेन काम होता है प्रूफ रीडिंग करना। अगर कहीं DNA का जो टेम्पलेट स्टैंड है, जो मेन स्टैंड है, पेरेंटल स्टैंड है, जिसके सहारे सामने का स्टैंड सिंथेसाइज हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि पेरेंटल स्टैंड पर अगर एडिनाइन है तो जो नया स्टैंड बन रहा है उस पर सामने थायामीन ही होना चाहिए। अगर वहाँ थायामीन ना होकर गलती से गुआनिन आ गया तो ये बहुत बड़ा म्यूटेशन हो जाएगा। तो DNA पॉलीमरेज थर्ड का काम है कि वो चेक करे कि हर जगह एडिनाइन के सामने थायामीन ही आ रहा है ना, गुआनिन के सामने साइटोसिन नहीं आ रहा है ना। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो DNA पॉलीमरेज थर्ड की ड्यूटी है कि वो प्रूफ रीडिंग करे और एडेनाइन के सामने थायामीन को ही प्लेस करवाए, और अगर कोई और बेस पेयर लग गया गलती से तो उसे अलग करवा दे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है आपको मेरी? ये प्रूफ रीडिंग कहलाती है। इस तरह से DNA डैमेज होता है अगर रॉन्ग बेस पेयर अटैच हो जाए, तो ये हम बात आगे करेंगे। हाँ, एक बात आप और ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको आगे पूरे DNA रिपेयर में समझाऊंगी कि किस तरह से रॉन्ग बेस जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है और किस तरह से प्रूफ रीडिंग करके रॉन्ग बेस को हटाया जाता है और सही बेस को जोड़ा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि DNA पॉलीमरेज थर्ड की जो है वो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, इसकी मैंने आगे एंजाइम्स कौन कौन से लग रहे हैं उनका टेबल बनाया, उसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा, है ना। देन एक बात आप और याद रखिएगा कि ये जो प्रोसेस है, जब DNA लाइगेज जो है वो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को लैगिंग स्टैंड के ऊपर ज्वाइन करेगा, तो वहाँ पर ये एक ATP ड्रिवन प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर ATP कंज्यूम होगी। ATP हमारी बॉडी का एनर्जी सोर्स है, वो कंज्यूम होगा ATP, तब जाकर DNA रेप्लिकेशन होगा, तब जाके ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की जॉइनिंग होगी। ठीक है, ATP इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल। ATP कंज्यूम होगा जब जाके जो है वो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स एक दूसरे से जॉइन होंगे। ओके,
तो यहाँ जो क्वेश्चन आपके लिए मुख्य तौर पे बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा बिल्कुल, डीएनए का जो रेप्लिकेशन है सदैव 5-3 डायरेक्शन में होगा। जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूस स्ट्रैंड जो सिंथेसाइज होगा उसको लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। जो डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसे लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का एडिशन करेगा, आरएनए प्राइमर्स का रिमूवल करेगा। डीएनए लाइगेज जो है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को ज्वाइन करेगा। ओकाजाकी फ्रेगमेंट किसे कहते हैं? जो हमारे शॉर्ट फ्रेगमेंट्स लैगिंग स्ट्रैंड पे बनते हैं उनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, आगे मैं अभी समअप करूंगी तीनों को, डीएनए फर्स्ट सेकंड थर्ड के क्या फंक्शंस होते हैं। अब ये तो हो गया आपका इलोंगेशन। अब टर्मिनेशन कैसे होगा? आफ्टर द सिंथेसिस एंड एक्सटेंशन ऑफ बोथ कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड्स एन एंजाइम नोन एज एक्सोन्यूक्लियस रिमूव्स ऑल द आरएनए प्राइमर्स फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रैंड। हाँ, और आरएनए प्राइमर जो हैं वो जो थोड़े बहुत डीएनए पॉलीमरेज ने रिमूव कर दिए, ज्वाइन कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद जो एक्सोन्यूक्लियस है वो सभी आरएनए प्राइमर्स को कंप्लीटली ओरिजिनल स्ट्रैंड से रिमूव कर देगा। प्राइमर्स आर रिप्लेस्ड विथ राइट न्यूक्लियोटाइड बेसिस, और जो प्राइमर हैं वो करेक्ट न्यूक्लियोटाइड बेसिस से रिप्लेस हो जाएंगे। मतलब अगर कहीं एडेनाइन के सामने थायामीन ना आके गुआनिन आ गया है तो इस गलती को इसी स्टेज पर सुधार लेना है, नहीं सुधरी तो डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा। तो ये एश्योर होगा कि जो सही बेस पेयर है वही एक दूसरे के आगे आकर जुड़े। वाइल रिमूविंग द प्राइमर अनदर टाइप ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एनालाइज द न्यू स्ट्रैंड, चेकिंग एंड रिमूविंग एंड रिप्लेसिंग एनी एरर फॉर्म ड्यू टू सिंथेसिस। ठीक है, ये तो कोई भी अगर सिंथेसिस में एरर होगा तो दैट हैज़ टू बी चेक्ड। अगर डीएनए में गलत बेस पेयर एक दूसरे से जुड़ गए, गलत तरह के बॉन्ड से जुड़ गए तो वो बहुत बड़ा म्यूटेशन होगा, है ना। डीएनए लाइगेज का काम आप सबको पता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का होता है। ठीक है, एंड ऑफ द पेरेंट स्ट्रैंड कंसिस्ट ऑफ अ रेप्लिकेशन डीएनए सीक्वेंस नोन एज टीलोमर। टीलोमर होता है जो एंड होता है डीएनए सीक्वेंस का, वो टीलोमर से बना होता है। टीलोमर की बात अभी मैं रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस पढ़ाऊंगी एमएससी बायोटेक में, वहाँ हम अलग से करेंगे। ये प्रोटेक्टिव कैप होती हैं क्रोमोसोम के एंड में, जो कि फ्यूजन मतलब कि दो क्रोमोसोम्स का फ्यूजन होने से बचाती हैं, है ना। टीलोमेर के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट नोन है। 5-6 साल पहले मैंने सुना था कि अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये बताया था कि टीलोमेर का जो साइज है वो देख के नेचुरल डेथ किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जितना छोटा टीलोमेर का साइज उतनी ही क्लोज किसी भी ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ होती। नेचुरल डेथ की बात कर रही हूँ मैं, एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं कर रही, है ना। तो टीलोमेर का बहुत ही, अब तो ये टॉपिक जो है बुक्स में भी मिलता है, टीलोमेर का जो क्लोज रिलेशन है वो एजिंग से है। ठीक है, इसलिए कोई एंटी एजिंग क्रीम में भी कई बार लिखा रहता है एंटी टीलोमेरिक एजेंट, ऐसा करके कुछ लिखा रहता है। टीलोमेर का सीधा जो संबंध है वो एजिंग से है ना। देन टीलोमेर इज सिंथेसाइज्ड विद अ स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, दे आर नोन एज टीलोमेरेज। टीलोमेरेज की मदद से टीलोमेर का सिंथेसिस होता है। इट कैटेलाइजेज द टीलोमेर सीक्वेंस एट द एंड ऑफ डीएनए, और ये डीएनए के एंड में टीलोमेरिक सीक्वेंस को कैटेलाइज करता है। ऑन कंप्लीशन द पेरेंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कॉइल इनटू अ डबल हेलिक्स। ठीक है, जब पूरा सिंथेसिस हो जाता है तो एक डबल हेलिक्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इस डायग्राम से आप पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं। ठीक है, ये ओरी पॉइंट, चलिए मैं इसको रिपीट करती हूँ, पहले अपन पूरा देख लें फिर मैं आप एक बार पूरा प्रोसेस रिपीट करूँगी। मैकेनिज्म यदि हम डीएनए रेप्लिकेशन का देखें तो ओपनिंग ऑफ दी, सबसे पहले जो डबल हेलिक्स है वो खुलता है, स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, है ना। दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, ओरी पॉइंट के ऊपर कट लग गया। हाँ, ये देखिए, इससे मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ, जो डीएनए का डबल हेलिक्स है ना, उसके जो ओरी पॉइंट है उस पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है उससे जो है वो कट लगा और ओरी पॉइंट क्रिएट हो गया। ठीक है, जैसे ही क्रिएट हुआ, जो अनवाइंडिंग है डीएनए की वो किसने की? डीएनए हेलिकेस ने। जैसे ही डीएनए हेलिकेस ने अनवाइंड करा, वहाँ पर उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी थी कि आपने उसे खोल दिया, वो फिर से आके एक दूसरे से जुड़ेंगे। ये जुड़ने को किसने रोका? एसएसबीपी प्रोटीन ने। इस जुड़ने को रोकने के कारण नहीं जुड़ने दिया एसएसबीपी ने, लेकिन एक टेंशन तो क्रिएट हुई। वो टेंशन किसने रिलीज करी? टोपो आइसोमरेज ग्रुप के एक एंजाइम डीएनए गाइरेस ने। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। लीडिंग स्ट्रैंड जो है उसका सिंथेसिस कंटिन्यूसली हुआ 5'3' डायरेक्शन में। एंजाइम कौन सा यहाँ वर्क किया? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो न्यूक्लियोटाइड एडिशन करवाया। देन लैगिंग स्ट्रैंड, दूसरा जो स्ट्रैंड है वो
कंटिन्यूस मोड में सिंथेसाइज हुआ, आरएनए प्राइमर की ज़रूरत लगी, प्राइमोसोम फॉर्म हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने शुरू में प्रोसेस को मीडिएट करा, जब तक कि डीएनए पॉलीमरेज ने अपना रास्ता नहीं बनाया। कौन काम करता रहा? आरएनए पॉलीमरेज। न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते रहे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनते रहे, फ्रैगमेंट कहलाए ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। बाद में ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को ज्वाइन कर दिया डीएनए लाइगेज ने, जो भी एक्स्ट्रा प्राइमर रह गया था उसको एक्सोन्यूक्लियस ने रिमूव किया डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की मदद से, और ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो है वो लाइगेज ने ज्वाइन कर दिए। इस तरह से इलोंगेशन हो गया, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर करके इलोंगेट कर दिया चेन को, और फिर फाइनली जब फर्दर इलोंगेशन हो गया तो लास्ट में हुआ टर्मिनेशन, यानी कि जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन पूरा होने के बाद सिग्नल मिलते ही रुक जाएगी। ये जो वाई शेप फोक है इसको हम रेप्लिकेशन फोक कहते हैं। ओके, देन हम एक बार फिर से ये देख लें कि कौन कौन से एंजाइम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ टोपो आइसोमरेज, जैसा मैंने बताया डीएनए गायरेज होता है, वो टाइप 2 डीएनए टोपो आइसोमरेज होता है जिसको हम डीएनए गायरेज बोलते हैं। ये टोपो आइसोमरेज टाइप 1 और टाइप 2 दो होते हैं, ठीक है ना। जो टाइप 1 का डीएनए टोपो आइसोमरेज होता है, इट कट्स दी सिंगल डीएनए स्ट्रैंड टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ सुपर कॉइलिंग। वो सिंगल डीएनए स्ट्रैंड को कट करता है सुपर कॉइलिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है टाइप 2 डीएनए टोपो आइसोमरेज, जिसको कि डीएनए गायरेज बोलते हैं, जो कि दोनों स्ट्रैंड्स में क्रिएट हुई अनकॉइलिंग के कारण क्रिएट हुई टेंशन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। जो टेंशन क्रिएट होती है रेप्लिकेशन फोक में, उसको ये रिलीज करता है। तो डीएनए गायरेज याद रखिएगा, इट्स अ टाइप ऑफ टोपो आइसोमरेज। हेलिकेस अनवाइंड करेगा, एसएसबी प्रोटीन क्या करेगा कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन रहा है उसको दूसरे स्ट्रैंड से जुड़ने से रोकेगा, ठीक है। डीएनए प्राइमेस स्टार्टिंग पॉइंट डीएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने की जगह देगा और जो लीडिंग स्ट्रैंड है उस पर सिंथेसिस करवाएगा, ठीक है। डीएनए प्राइमेस इतना इंपॉर्टेंट है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कराता है एट दी आरएनए प्राइमर एंड मूव्स अलोंग 5'3' डायरेक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का एडिशन कौन कराता है इलोंगेशन के दौरान? याद रखिएगा, डीएनए पॉलीमरेज कराता है फर्स्ट वाला, कि एक साइड लीडिंग स्ट्रैंड बनवाता है, दूसरे साइड आरएनए जो है वो स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को जगह मिलती है, 5' स्ट्रैंड मिलता है, चाह के वो भी 5'3' की डायरेक्शन के अंदर सिंथेसिस चालू करा देता है। तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम है न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाना। दिमाग में बिठा लीजिए, क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोटाइड एडिशन इलोंगेशन की प्रोसेस में कौन करवाता है? तो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट करवाता है। फिर डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है वो क्या कराता है? 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एंड हेल्प्स इन डायरेक्टिंग द एक्टिविटी ऑफ अदर पॉलीमरेज। सारे जो 3'5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है इसकी, और ये दूसरे पॉलीमरेज को डायरेक्ट करता है एक्टिविटी करने के लिए। और जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 5'3' कैटालिटिक फंक्शन है, ये प्रूफ रीडिंग करता है। गलत बेस पेयर यदि इनकॉर्पोरेट हो जाए, एडिनाइन के आगे थायामीन ना के गुआनिन आ जाए, तो ये उस गुआनिन को हटा के और थायामीन को जोड़ेगा, ये प्रूफ रीडिंग करता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी है इसकी, ठीक है। देन डीएनए लाइगेज ज्वाइन करता है लैगिंग स्ट्रैंड के ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करने का काम करता है। यहाँ एक बात मैंने ऐड नहीं करी, मुझे लगा बहुत बड़ा हो रहा है टॉपिक, लेकिन जो बीएससी ऑनर्स बायोटेक थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, आपके सिलेबस में 2 शब्द लिखे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। डिफरेंसेस तो मैंने इसमें दे दिए हैं पीडीएफ में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक मेजर चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बताना चाहती हूँ, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो जेएनयू के एंट्रेंस की बायोटेक एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करेंगे, उन बच्चों के लिए जो एमएससी बायोटेक और एमएससी जूलॉजी में हैं और नेट और स्लैट की तैयारी करेंगे। प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों मैंने आपको मेन फंक्शन डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन यूकैरियोट्स जो होते हैं ना, उनके अंदर 4-5 तरीके के जो हैं डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, ये 5 प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं। आपको डिपार्टमेंट के मतलब एमएससी के एग्ज़ाम के हिसाब से इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नेट स्लेट की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी एमपीपीएससी, नेट स्लेट या एनी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम कि आपको डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड
प्लस डीएनए पॉलीमरेज जो कि यूकेरियोट्स में होता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन, पांचों का फंक्शन पता होना चाहिए। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा है वो यूकेरियोट्स के अंदर, ये यूकेरियोट्स में होते हैं, आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करवाता है, दोनों ही लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड पे, है ना। डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है वो इन्वॉल्व है रिपेयर ऑफ डीएनए में, है ना, डीएनए रिपेयर का काम प्रूफ जो है वो करवाता है ये। देन जो गामा है, डीएनए पॉलीमरेज गामा है, वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में, आप सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जेनेटिक सिस्टम होता है, क्लोरोप्लास्ट का अपना जेनेटिक सिस्टम होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें डीएनए पॉलीमरेज गामा रोल प्ले करता है। डीएनए पॉलीमरेज जो डेल्टा होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड पर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसमें भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। रिपेयर से कौन जुड़ा हुआ है? डीएनए पॉलीमरेज बीटा। और प्रूफ रीडिंग से कौन जुड़ा हुआ है, यानी गलती को पकड़ेगा कौन? जो डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा है वो। देन एप्सिलॉन, जो डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन, इट इज इन्वॉल्व इन द डीएनए सिंथेसिस ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड, ये भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी रखता है और लैगिंग स्ट्रैंड के सिंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये पांचों एंजाइम्स का अगर आपको चाहिए हो डिटेल में तो यूकेरियोट के एग्जाम में आपको इतना डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से यदि आपको चाहिए तो मुझसे अलग से ले लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में फिर रिपीट कर रही हूँ, नेट स्लेट एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। और डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन जो कि यूकेरियोट्स में होते हैं, इनके फंक्शन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। देन याद रखिएगा आप कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक रेप्लिकेशन में। जो यूकेरियोट्स होते हैं ना, सबसे पहले तो इसमें मैंने लिखा नहीं लेकिन ऐसे ही बता दूं कि यूकेरियोट्स जो होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। तो यूकेरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो न्यूक्लियस में होगा और प्रोकैरियोटिक जो है वो साइटोप्लाज्म में होगा। देन यूकेरियोट्स के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो 25 टाइम्स मोर होता है देन प्रोकैरियोट्स। देन जो यूकेरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो ओरी पॉइंट होते हैं वो बहुत सारे ओरी पॉइंट हो सकते हैं, और जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर सिंगल ओरी पॉइंट होता है। ठीक है, सिंगल ओरी पॉइंट होता है। एंड रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन टू अपोजिट डायरेक्शन। प्रोकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है वो जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, दो अलग अलग डायरेक्शंस में हो सकता है, लेकिन यूकेरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, डायरेक्शन मतलब कि दो अलग अलग तरह जगह से रेप्लिकेशन जो है वो चलेगा 5-3 डायरेक्शन में ही, लेकिन दो अलग अलग जगह से स्टार्ट हो सकता है, और यहाँ पर एक सिंगल यूनी डायरेक्शनल होगा। हालांकि यूकेरियोट्स में जो ओरी पॉइंट है वो मल्टीपल होंगे, प्रोकैरियोट्स में जो ओरी पॉइंट है वो सिंगल होगा। यूकेरियोट्स में 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के होते हैं। रेप्लिकेशन यूकेरियोटिक सेल में स्लो होता है, 400 आवर्स तक लेता है, प्रोकैरियोट्स में 40 मिनट्स लेता है। यूकेरियोट्स का डिस्टिंक्ट प्रोसेस होता है रेप्लिकेटिंग द टीलोमेर एट द एंड ऑफ देयर क्रोमोसोम। यूकेरियोट्स में एक अलग प्रोसेस होता है टीलोमेर के रेप्लिकेशन के लिए, और प्रोकैरियोट्स का जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है वो दे हैव सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, देयरफॉर दे डू नॉट हैव एनी एंड्स टू सिंथेसाइज। यहाँ पे ये टीलोमेर वाला जो एपिसोड होता है कोई एंड्स नहीं होते इनके पास, क्योंकि इनका जो प्रोकैरियोटिक डीएनए होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सर्कुलर डीएनए होता है। यूकेरियोट्स का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में होता है, सेल साइकिल के एस फेज में होता है, और प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कंटिन्यूस होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो होता है ना वो ए माइटोसिस से बहुत डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे ये प्रॉपर इंटरफेस वगैरह ना होते, कंटिन्यूस जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन चलता है। और यूकेरियोट्स जो होते हैं उनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है। ठीक है ना। एक यहाँ पे डिफरेंस और मिस हो गया, ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट की जो लेंथ होती है वो भी अलग अलग होती है ना। प्रोकैरियोट्स में ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो हज़ारों की तादाद में होते हैं, यूकेरियोट्स में ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स मल्टीपल्स ऑफ हंड्रेड्स में होते हैं, है ना। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का जो डिफरेंस है वो भी होता है। ठीक है, अब हम बात करें कि सिग्निफिकेंस क्या है डीएनए रेप्लिकेशन की। तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो कॉपीज़ ऑफ डीएनए बनाने में मददगारी होता है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे कर रही हूँ, मुझे बताइएगा, ये सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन
किस साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। नोट के हिसाब से तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पर मुझे क्लास में इसका आंसर दीजिएगा, ये कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि डीएनए जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से रेप्लिकेट करता है। 12th में, मतलब मैंने 12th में पढ़ा था, अब पता नहीं किस क्लास में जेनेटिक्स से कहाँ पढ़ाते हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन, वहाँ ज़रूर बताया गया होगा कि एक एक्सपेरिमेंट किया था 2 साइंटिस्ट ने जिससे कि ये प्रूफ हुआ था। तो ये मुझे चेक करके ज़रूर बताइएगा किसका एक्सपेरिमेंट था, किसने सेमी कंजर्वेटिव नेचर से रेप्लिकेट करता है डीएनए, ये बात प्रूफ करी थी। ठीक है, तो डीएनए का इंपॉर्टेंस क्या है कि उसके रेप्लिकेशन से जो है वो हेरिडिटी कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास हो सकते हैं, है ना। एक डीएनए से एक पेरेंट स्टैंड और नए डॉटर स्टैंड का सिंथेसिस होता है ना। हर सेल का अपना एक जीनोम क्रिएट होता है और रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन के लिए डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो ज़रूरी है। रिसेंट स्टडी क्या है, 2010 में जो हैंडले थे, इन्होंने जेमिनी वायरस पे वर्क किया एंड डीएनए रेप्लिकेशन और उसका इंटीग्रेशन विद ट्रांसक्रिप्शनल सेल साइकिल रेगुलेटरी प्रोसेस बताया। मतलब ये बताया कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो ट्रांसक्रिप्शन से और सेल साइकिल के रेगुलेटरी मैकेनिज्म से, मतलब सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाले मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। देन 2020 में रिसर्च ऑन ओवर एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन E1 एंड CDC25A लेड टू द रेप्लिकेशन स्ट्रेस। मतलब ये पता पड़ा कि एक साइक्लिन होता है E1, ये बायोटेक में अभी मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगी सेल साइकिल, उसमें हम देखेंगे कि चेक पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट, जहाँ पर कि सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को डिफरेंट स्टेजेस पे चेक किया जाता है। तो जो साइक्लिन है E1 और CDC25A, ये माइटोटिक एब्रिकेंसीज और इंक्रीज सेंसिटिविटी टू रेप्लिकेशन, ये एक प्रकार से चेक पॉइंट इनहिबिटर है। ये डिस्कवर हुआ है नया इनहिबिटर जो जगह जगह पे डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को जो है वो चेक करता है। ठीक है, आप देखिए जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसको मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देती हूँ। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है, यानी एक स्ट्रैंड जो है वो पुराना है, एक स्ट्रैंड जो है वो न्यूली सिंथेसाइज होता है। डीएनए रेप्लिकेशन के 3 स्टेजेस होते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। जो इनिशिएशन होता है वहाँ पर निक लगता है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, ओरी पॉइंट बनता है, रेप्लिकेशन फोक बनता है, डीएनए हेलिकेस अनवाइंड करता है डीएनए हेलिक्स को, और SSBP प्रोटीन उस अनवाइंडेड हेलिक्स को स्टेबलाइज करता है, और डीएनए गायरेज वहाँ होने वाली, डेवलप होने वाली टेंशन को रिलीज करता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट 2 स्ट्रैंड्स में न्यूक्लियोटाइड एडिशन चालू करता है। एक जगह कंटिन्यूस न्यूक्लियोटाइड एडिशन होता है जिसे लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और दूसरी जगह न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस जो है वो टुकड़ों में होता है। पहले आरएनए प्राइमर से स्टार्ट होता है और फिर टुकड़ों सिंथेसाइज होते हैं जिन्हें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को जगह मिलती है न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की, वो आरएनए पॉलीमरेज को किक कर देता है। आरएनए प्राइमर्स जो हैं वो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम और डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की मदद से हटा दिए जाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट छोटे छोटे बने हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे, उसको डीएनए लाइगेज ज्वाइन कर देता है। और फिर जैसे ही सिग्नल्स मिलते हैं, ये जो प्रोसेस है इलोंगेट होने के बाद, स्टैंड रेडी होने के बाद जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, और यहाँ पर ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं अलग अलग, इनका सिंथेसिस हो जाता है ना। और यहाँ जो भी एंजाइम्स काम करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जैसे वो न्यूक्लियोटाइड एडिशन का काम करता है, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो रेगुलेट करता है तीनों को, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड उसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसको हम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कहते हैं, जो कि चेक करता है कि कहीं भी गलत बेस पेयर एडेनाइन के सामने ग्वानिन न जुड़ गया हो, साइटोसिन न जुड़ गया हो, है ना। सही बेस पेयर से एक दूसरे से जुड़े। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज थर्ड रखता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के होते हैं और यूकैरियोट्स में 5 तरह के होते हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ठीक है, जो अल्फा है वो रिस्पॉन्सिबल है आरएनए प्राइमर के सिंथेसिस के लिए, दोनों ही लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर। बीटा जो है वो रिपेयर ऑफ डीएनए में इन्वॉल्व है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की जैसा इसका काम है, न्यूक्लियोटाइड एडिशन भी करवाता है। ठीक है, गामा जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। ये गामा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेशन में कौन सा एंजाइम काम करता है, तो डीएनए पॉलीमरेज गामा करेगा।
ठीक है। फिर डेल्टा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है लीडिंग स्टैंड पे डीएनए सिंथेसिस कराने के लिए, और डेल्टा की जो है प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, और इसी तरीके से एप्सिलॉन की भी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है, और ये सिंथेसिस रेगुलेट करवाता है लैगिंग स्ट्रैंड पे, ठीक है। ये अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो ये पांचों एंजाइम्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सदैव डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो 5'3' डायरेक्शन में ही प्रोसीड करेगा। ओके, देन ये चीज़ें मेन आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, और टॉपिक को अच्छे से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।